All right, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। आज के सेशन को अब जो है वो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आज देर हो गई स्टार्ट करने में, माय अपॉलॉजीज फॉर दैट। कुछ डिस्कशन मुझे सर मुर्तजा से करना था, वो मैं आने के बाद बैठा तो थोड़ी देर ज्यादा लग गई, और तुम लोगों को भी शायद ऑफ देर से हुआ था, ऐसे ही है, तो थोड़ा तुम लोगों को ब्रेक भी मिल गया, ठीक है ना, कॉम्पनसेटेड बोथ वेज। लास्ट क्लास में आप लोगों को याद होगा कि हमने रिस्क फ्री फॉरवर्ड रेट के नाम से एक चीज पढ़ी थी। हमने कहा था कि देखो, दो ममालिक के बीच में जो एक्सचेंज रेट्स होते हैं, उन एक्सचेंज रेट्स के बीच में फर्क कई वजूहात की बिना पे होता है। प्राइमरी वजह उसके अंदर ये होती है कि किसी मुल्क की अगर एक्सपोर्ट्स कम है और इंपोर्ट्स ज्यादा है तो नेचुरली उनकी करेंसी जो है वो डिप्रिशिएटेड रहेगी। इसके पीछे फिर फैक्टर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी होती है, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं, क्या इन्फ्लेशन है, क्या इंटरेस्ट रेट है, कहाँ पर आप खड़े हैं, आपकी इकोनॉमी कहाँ जा रही है, डिमांड सप्लाई का भी इफेक्ट होता है। किसी पर्टिकुलर टाइम पे बहुत ज्यादा किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे बहुत ज्यादा किसी चीज की सप्लाई बढ़ जाती है। तो इन सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि दो करेंसीज के बीच में जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब जो पैरिटी है, उस पैरिटी के कई सारे फैक्टर्स हैं। इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी ये कहती है कि इसके बीच में जो प्राइमरी डिफरेंस है वो किसका है, वो इंटरेस्ट रेट्स का है। दो इकोनॉमीज के बीच में अगर इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा और कम हैं तो एक जगह पे मनी प्रिंटिंग ज्यादा और एक जगह पे कम हो रही होगी, और उसकी वजह से सप्लाई साइड दोनों की डिफरेंट होगी और दोनों के एक्सचेंज रेट्स आपस में डिफरेंट होंगे। अगर मैं डिमांड का, सप्लाई का, दूसरी बाकी चीजों के फैक्टर्स को सेट असाइड कर दूं तो इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी मुझे एक रेट कैलकुलेट करने में हेल्प करता है जिसका नाम है रिस्क फ्री फॉरवर्ड रेट। एक ऐसा फॉरवर्ड रेट जिसमें मार्केट की तरफ से कोई इनएफिशिएंसीज नहीं होती, मार्केट की तरफ से कोई ऐसे फैक्टर्स नहीं होते जिन फैक्टर्स को आप अभी इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे। सिंपल दो करेंसीज के बीच में जो पैरिटी होती है वो किसकी वजह से होती है, सिर्फ और सिर्फ उनके इंटरेस्ट रेट्स की वजह से होती है। ठीक है, थोड़ा सा ये हमने एक एग्जाम्पल बना के भी यहाँ पे बात को समझने की कोशिश की थी। अगर हमें ये समझ में आ जाएगा तो हमें मनी मार्केट हेज फॉर्म कैसे होता है वो समझ में आ जाएगा। तो पहले हम इसकी कुछ बेसिक सी इलस्ट्रेशंस करेंगे जिससे ये समझने की कोशिश करेंगे कि यार इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी काम कैसे करती है। जब ये समझ में आ जाएगा तो फिर इवेंचुअली हमें मनी मार्केट हेज भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहली एग्जाम्पल मैं आपके सामने रीड करने लगा हूं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। बेशक अभी ना लिखो, कोई मसला नहीं है, आराम से, बिल्कुल मैं नोटिंग का टाइम दे दूंगा। देखो हो क्या रहा है, रुपीज पर यूएसडी। अच्छा, हैंड आउट रहता है, बंदा आता है तो मैं कॉपी करवा देता हूँ। ठीक है, रुपीज पर यूएसडी एट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द ईयर। आज डॉलर का रेट क्या चल रहा है, 305। एक साल बाद भी कितना होना है, 305 ही रहना है। इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में कितना है, 15%। इंटरेस्ट रेट यूएसए में कितना है, 2%। An American borrows USD 1 lakh from a bank and invest in Pakistan. Find out arbitrage opportunity, if any, and compute the exchange rate that should have prevailed at the end of the year. ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई देखो, आज भी और 305 रुपए का डॉलर साल के एंड में भी कितना का होगा, 305 का होगा। मुझे हैंड आउट बनाते हुए ऐसा हो रहा था जब मैं कुछ टाइम पहले इसको अपडेट कर रहा था कि पता नहीं 305 जाएगा ही नहीं जाएगा। इत्तेफाक है आज हम बैठे हैं ऊपर मार्केट में इतने का ही चल रहा है। इंटरेस्ट रेट कितना है पाकिस्तान में, 15%। एक्चुअली वैसे अभी 22-23 चल रहा है और इंटरेस्ट रेट यूएसए में 2% है। एक्चुअल में देखे जाओ तो 4-5% चल रहा है। इन्होंने क्या किया, उन्होंने बोरो किए 1 लाख फ्रॉम लोकल बैंक और इन्वेस्ट कर दिया पाकिस्तान में। तो इनका बोरोड अमाउंट कितना होगा, बोरोड इन यूएसडी। अगर मैं यूएसडी में बोरोइंग देखूं तो वो सर 1 लाख है। स्टेप 2 क्या करवाया होगा इन्होंने, कन्वर्ट इनटू पीकेआर, कन्वर्ट इनटू पीकेआर। जब आप इस 1 लाख को पीकेआर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या नंबर बनता है, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 304 इज 30.5 मिलियन। 4 होगा, 30.4 मिलियन। 305 है तो वो लिख देता हूं, मैंने थोड़ी कैलकुलेट किया है। अच्छा, 304 मिलियन कह रहे हो, इसको 305 कर देते हैं। अब ये 30.5 मिलियन होगा, ऐसा ही है। तो 30.5 मिलियन ये इन्होंने पीकेआर में क्या करवा दिया, कन्वर्ट करवा दिया। अब इन्वेस्ट होगा कितने रेट के ऊपर, 15%। इन्वेस्ट किया एट द रेट ऑफ 15%। ठीक है, अब 15% पे अगर इन्वेस्ट किया तो जरा इसको 30.5 मिलियन को मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस कितना परसेंट,
15%, ठीक है। फिलहाल टैक्सेस भूल जाओ, टैक्सेस में बेशक होगा, लेकिन फिलहाल ये समझो कि नेट ऑफ टैक्स 15% आपको रिटर्न मिल रहा है, नेट ऑफ टैक्स 15% मिल रहा है, ठीक है। कितना बनता है? 35.075 मिलियन, ठीक है। इतना रिटर्न मिल गया आपको, यानी आपने तकरीबन 3,05,00,000 इन्वेस्ट किए, 35 लाख रुपए 75,000, यानी तकरीबन 30 लाख रुपए का रिटर्न आपको इसके ऊपर मिल गया। अब क्या होगा? अब इवेंचुअली आपको रीपे भी तो करना है, रीपे भी करना है। अब आप रिकन्वर्ट करोगे किसमें? दोबारा कन्वर्ट करेंगे इनटू यूएसडी, इनटू यूएसडी। सर अगर मैं देखूं 35,075,000 किस रेट पे कन्वर्ट होगा? 305 पे। बताओ कितने यूएसडी बनते हैं? 1,15,000, 1,15,000 यूएसडी। रीपे कितना करना है? रीपे टू यूएस बैंक, सर वो करना है 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1+2%। सर कितना? 1,02,000। यहाँ बैठे बैठे आपने कितना कमा लिया? $13,000। इसको क्या कहते हैं? आर्बिट्राज गेन। आर्बिट्राज गेन कमाया 13,000 यूएसडी। क्या ये कमाना चाहिए था इसको? सर अगर मार्केट्स इनएफिशिएंट नहीं होती, दूसरे कोई मसले मसाइल नहीं होते, तो नहीं कमाना चाहिए था। अब ये इनएफिशिएंसी की कोई एग्जांपल आती है जहन में? बिल्कुल आती है। नवाज शरीफ की हुकूमत में सबसे ज्यादा डॉलर के साथ क्या होता था? आर्टिफिशियली क्या करते थे? उसको आर्टिफिशियली रोक देते थे, मैनेज करते थे। आप पहले साल उठा के देखें, उन सालों में भी पाकिस्तान की इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, लेकिन आपको रेट स्टेबल नजर आएगा। 100-105 रुपए का रेट उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ था। यही वजह है कि जब 2017 में पनामा के मसले हुए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्रिएट हुई, नवाज शरीफ की हुकूमत सुओ मोटो की वजह से जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने गिरा दी, या उसको जेल हो गई बेसिकली। वो सादिक और अमीन वाला जो सारा केस था, वो होने के बाद जब केयरटेकर हुकूमत आई, फौरन से 30 रुपए शूट किया था। 105-107 से डायरेक्ट डॉलर गया था 137 पे। फिर जैसे ही मिफ्ता इस्माइल की केयरटेकर हुकूमत गई और इमरान खान की हुकूमत आई, वो 137 से कहाँ गया? 168 पे। तब इंडस मोटर्स के सीईओ ने एक इंटरव्यू में बात की थी कि यार ठीक है, डॉलर मैनिपुलेटेड था, हम मानते हैं कि मैनिपुलेटेड था, लेकिन उसको आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करना चाहिए था। हुकूमत ने डायरेक्ट आती ही फौरी रिलीज कर दिया, फौरी रिलीज कर दिया। ये 105-108 का डॉलर ठग 168 पे चला गया। और मुझे याद है वो 2018-2019 का टाइम, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को लोग समझते हैं कि वो बड़े इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स होते हैं। मैं जहां जाता था, जिस शादी में जिससे मिलूं, बेटा डॉलर कहाँ जाएगा? अंकल आपके घर नहीं आएगा। मेरा दिल करता था मैं यही बोलूं, मुझे क्या पता डॉलर कहाँ जाएगा, मेरी स्टाइपेंड से मुझे लेना देना, उसमें तो डॉलर आते नहीं थे जितनी स्टाइपेंड उस वक्त आर्टिकल्स में होती थी। लेकिन खैर भारत में 2018 में पूरा मुकम्मल चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया था। उस वक्त अगर आप आर्टिकल्स में पेपर क्लियर कर लो तो आपकी स्टाइपेंड होती थी समझो 12-13 हज़ार से वो डायरेक्ट 36,000 हो जाती। तो जब पहली महीने आती तो मैंने बोला था अरे इतने सारे पैसों का मैं करूंगा क्या? मैंने वही मेमन काम किया, कमेटी डाल दी 12। तो ये सारी चीज होने के बाद जो है वो एक्सचेंज रेट को उन्होंने, नहीं हम अब्बा को उम्रे पे भेज दे, वो डूबे नहीं। तो मैनिपुलेट किया उन्होंने रेट को, और मैनिपुलेट करने के बाद सारा मामला क्या हो गया जी, रेट आपका एक साथ उनको रिलीज करना पड़ा। तो जब ऐसे मामला होते हैं ना, उस वक्त आपका एक्सचेंज रेट किसी दूसरी फोर्स की वजह से एक जगह पे ब्लॉक्ड होता है। तो ये साल के शुरू में भी 305, साल के एंड में भी 305, ये कोई अनरियलिस्टिक बात नहीं है। अगर हुकूमत के लोग चाहें तो ये काम कर सकते हैं, बखूबी कर सकते हैं, और हमें पता भी नहीं चलेगा कि डॉलर को आर्टिफिशियली मैनिपुलेट किया। वो कैसे किया होता है? वो लोन ले लेके रिजर्व्स को भर रहे हैं। भाई रेट कब छूटेगा? जब डिमांड बढ़ जाए ना किसी चीज की, एक्सेसिव और सप्लाई ना, वो सप्लाई मेंटेन करके रखते थे। यहाँ रिजर्व्स कम हुए, यहाँ लोन ले लिया, यहाँ रिजर्व्स कम हुए, यहाँ लोन ले लिया। अगर बैंक वालों ने ऊपर बेचने की कोशिश की तो बंदे उठवा लिए, बैंक वालों को तंग करना शुरू कर दिया, बेजा टैक्सेस लगा दिए। ओपन मार्केट में अगर कोई महंगा बेच रहा है, ब्लैक मार्केट तो ब्लैक में तो चलो बिकता ही था, ओपन में अगर कोई महंगा बेच रहा है उसको उठवा लिया, मनी एक्सचेंज वालों को परेशान किया कि नहीं तुम इसी रेट पे बेचोगे। रिजल्ट क्या होता था? हुंडी हवाला। लोग ब्लैक मार्केट के अंदर डॉलर जो है वो इधर से उधर करते थे, होता भी था। बहरहाल आज भी आप देखें ओपन मार्केट का डिफरेंस इसीलिए क्योंकि गवर्नमेंट अब 280 की कसम खा रही है कि हम 280-285 पे इसको स्टेबल कर दें। वो इसी वजह से ओपन मार्केट का डिफरेंस बढ़ रहा है। एक्चुअल रेट यहाँ होना क्या चाहिए था? व्हाट द रेट शुड हैव बीन? सवाल, व्हाट द रेट शुड हैव बीन? ये कहां से ले आए भाई तुम? एक मिनट दो मुझे। अब सवाल ये पैदा होता है सर कि ये रेट होना कितना चाहिए? व्हाट दिस रेट शुड हैव बीन? अगर मैं शुड हैव बीन की बात करूं तो वो किस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा? वो कैलकुलेट होगा रिस्क फ्री फॉरवर्ड रेट के फॉर्मूले से, ठीक है।
अगर मैं रिस्क फ्री फॉरवर्ड रेट का फॉर्मूला लगाऊं तो वो क्या होना चाहिए सर? रेट इन वन करेंसी डिवाइड बाय रेट इन अनदर करेंसी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट इन वन करेंसी 1 प्लस इंटरेस्ट रेट इन अनदर करेंसी। शाजिब को बुला लो यार। हाँ शाजिब को बुला लो। सर अगर मैं इन रेट्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो 304 305 सॉरी, पता नहीं क्यों मुझे 304 याद आ रहा है यार। ये कैमरा देखो ब्लर हो गया दोबारा। 305 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 15% अपॉन सर यूएसडी तो 1 ही है। यूएसडी कितना है? 1 ही है। मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कितना परसेंट? 2%। ठीक है, इज इक्वल्स टू करो कितना बनता है? 343.87। ऐसा ही है सर। ये रेट होना चाहिए था कहां पर? साल के एंड पर। ये एक मेथड है रेट को कैलकुलेट करने का। ऐसे रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट भी होता है, वो भी एक मेथड है। इन्फ्लेशन के हिसाब से परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी भी होती है, भी एक मेथड है। परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी ये कहती है कि यार ऑल इन ऑल मेरा रेट इन्फ्लेशन के हिसाब से साल के एंड पे क्या होना चाहिए। परचेसिंग इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी ये कहती है कि ऑल इन ऑल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मेरा रेट क्या होना चाहिए। फिर डिमांड सप्लाई का इफेक्ट, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। लेकिन ये हुआ क्या, ये आपको समझ में आता है? हाँ सही है, लेकिन थोड़ा सा इसको ऊपर करने की जरूरत है, अगर हो सकता है तो। समझ में आती है ये बात? अब देखो जिस तरीके से पाकिस्तान में एक्सचेंज रेट मैनिपुलेटेड था ना, यूएस में जबरदस्ती इंटरेस्ट रेट इसी तरीके से रोके हुए थे। इंटरेस्ट रेट इस तरह से रोके हुए थे। यूएस में आप लोन लेने जाए 1-2% के ऊपर आपको लोन मिल जाता था। बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी लोन की परसेंटेज नहीं थी, फिर बिजनेस पर्सन। तो कंपनीज को एक चीज का नशा लग गया था। वो क्या? यूएस से पैसा उठाओ, कन्वर्ट करो, दुनिया की दूसरी मार्केट्स में इन्वेस्ट करो, सूद खाओ, रिकन्वर्ट करो, वापस दे दो। ये आर्बिट्राज पूरी दुनिया में होता था। लेकिन इससे यूएस को क्या फायदा है? उसका उनका जो डॉलर है दैट वाज इन डिमांड, यूएसडी वाज इन डिमांड। हर बंदा यूएसडी में लोन लेने के लिए खड़ा हो जाता था। बैठ जाओ शाजिब। हर बंदा लोन लेने के लिए क्या हो जाता था? खड़ा हो जाता था। अब टेक्निकली अगर हर बंदा लोन लेने के लिए खड़ा हो रहा है तो आपकी करेंसी इन डिमांड है या नहीं है? बस यही चीज है जो आज युआन में मिसिंग है, चाइनीज करेंसी में मिसिंग है। और उनको लग रहा है कि हम डॉलर की सुप्रीम उसको जो है वो सॉवरेन स्टेटस को जो है वो चैलेंज कर देंगे। आपको चैलेंज करने के लिए डॉलर का यूज पैदा करना पड़ेगा, या अपनी करेंसी का सॉरी युआन का यूज पैदा करना पड़ेगा कि लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे क्यों। तो यूएस ने ऐसे मेथड्स दिए हुए थे इस तरह के। नहीं कोई जिन नहीं है, टेंशन नहीं। इस तरह के मेथड्स दिए हुए थे यूएस ने कि आप आए हमारी करेंसी में इन्वेस्ट करें, अपनी करेंसी की डिमांड क्रिएट की हुई थी। फिर टेक्नोलॉजी से भी खेला था। जो स्विफ्ट सिस्टम है पूरी दुनिया में वो पेमेंट्स को स्मूथली करने देता है। आप पूरी दुनिया में कहीं भी यूएसडी आपको पे करना है आप पे कर सकते हैं। लोग स्विफ्ट अकाउंट में अपने रिजर्व्स रखते हैं। जैसे ही कोई मुल्क ऐसा काम करता है जो यूएस को पसंद नहीं है, सबसे पहले क्या करते हैं? उसको स्विफ्ट के अकाउंट को सीज कर देते हैं। रशिया के 300 अरब डॉलर पड़े हुए हैं उसके अंदर। इराक के पता नहीं कितने, ईरान के कितने अरब डॉलर उसके अंदर पड़े हुए हैं। अफगानिस्तान के पड़े हुए हैं, आज तक रिलीज नहीं हुए क्योंकि वो यूएस को नहीं पसंद। वेनेजुएला के पड़े हुए हैं, लिबिया के पड़े होंगे, ये जो सारा आपका ये वॉर रीजन है, पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला, बहुत सारी कंट्रीज के पड़े हुए हैं। तो वो स्विफ्ट के सिस्टम का भी इस्तेमाल करते हैं। क्या ये समझ आता है इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, आओ एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आ जाए जी। अब ऐसे ही हमारे पास एक एग्जाम्पल नंबर 2 मौजूद है। सैंपल 2 देखते हैं। 1 USD is traded in Pakistan for ₹280 per USD. फॉरवर्ड रेट फॉर 1 ईयर मेच्योरिटी 303। अब थोड़ा सा इसको समझो। अब बैंक का रेट फॉरवर्ड का क्या चल रहा है? बैंक का रेट फॉरवर्ड का 303 चल रहा है। यानी अगर मैं इंपोर्टर हूं, मुझे 1 साल बाद पेमेंट की जरूरत है, मैं बैंक के पास जाता हूं, बैंक मुझे क्या रेट ऑफर करेगा? बोलेगा मुझसे 303 में डॉलर ले लें। ठीक है। One of your clients has USD 50,000 borrowed from USA at 3% interest rate. Advise him on the possible arbitrage gain over 1 year period. PKR interest rate 15%. Find out arbitrage opportunity if any and compute the exchange rate that should have prevailed at the end of the year. कोई बताएगा इस सवाल में क्या चेंज होगा? एक्सीलेंट, जबरदस्त, मजा आ गया। सर जब वो इंटरेस्ट कमाने के बाद पैसे रिकन्वर्ट कर रहा होगा तो रिकन्वर्ट करने के लिए जो साल के एंड का रेट है क्या वो उसको आज लॉक कर सकता है? बिल्कुल आज कर सकता है। तो सर ये कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठ के आपने आज बोरो किया, कन्वर्ट कराया, इन्वेस्ट किया और जो साल बाद रेट मिलने वाला है उसको आज ही लॉक कर लिया। तो क्या आप आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी आज हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कैसे होता है ये देखो, अभी देखते हैं। सर बोरिंग कितनी है हमारी यहाँ पे? बोरिंग है हमारी 50,000 USD। ठीक है।
हम इसको पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट इनटू पीकेआर। अब सर पीकेआर में आज के रेट पे कन्वर्ट करूंगा, एक साल बाद के? आज के रेट पे, आज का रेट कितना है? 50,000 इंटू 280 कितना हो गया? 140 मिलियन, 14 मिलियन, 14 मिलियन। ठीक है सर, ये हो गया 14 मिलियन। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगा, इन्वेस्ट एट द रेट ऑफ कितना परसेंट? 15%। सर पाकिस्तान में 15% चल रहा है। मैंने इसको इन्वेस्ट किया 14 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 15%, कितना बनता है? 16.1 मिलियन, 16.1, 16.1 मिलियन। ठीक है, अब आप इसको रिकन्वर्ट करेंगे इनटू व्हाट? सर ये रेट कौन सा होगा? ये होगा साल के एंड पे 303 वाला रेट। 16.1 मिलियन डिवाइडेड बाय 303 कितना बनता है? 53,135.3 यूएसडी। ऐसा ही है। अब मुझे रीपे करना है यूएसडी में। कितने की रीपेमेंट करनी है सर? 50,000 बोरो किया था, कितने रेट पे किया था? 1 प्लस 3%, कितना बनता है? 51,500 कितना यूएसडी। सर यहां पे कोई आर्बिट्राज का गेन बना? बिल्कुल सर बन गया। आर्बिट्राज गेन बना आपका 53,135 माइनस 51,500 इज इक्वल्स टू 1635 16 कह रहे हो, सही, मुझे 50 सुनाई दिया। 1635, ठीक है, ये आपका आर्बिट्राज हो गया। सर आइडियल रेट होना क्या चाहिए था हमारा यहाँ पे? सर अगर आइडियल रेट की बात करें तो आइडियल रेट यहाँ पे हमारा होना चाहिए था 280 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 15% अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3%, कितना बनता है? 312.62, ठीक है, रुपीज पर यूएसडी। तो कंपेरेटिवली आपको बैंक ने अच्छा रेट ऑफर किया, बुरा रेट ऑफर किया? सर अच्छा रेट ऑफर किया, आपको यहाँ पे बैठे बैठे गेन बनाने का मौका मिल गया, आर्बिट्राज का गेन बन गया सीधा सीधा आपका। यहाँ बैंक ने आपको एक बेहतर रेट यहाँ पे जो है वो ऑफर किया। आगे जाके यही काम हम कर रहे होंगे, फॉरवर्ड रेट बैंक हमें देगा, हम अपना हेज बना के देखेंगे कि हमारे हिसाब से रेट क्या बनता है। अगर हमारे हिसाब से रेट फेवरेबल होगा तो वो, अगर वो नहीं तो फिर बैंक का रेट, जो दोनों में से एप्लीकेबल उसको पिक कर लेंगे। इंपोर्टर और एक्सपोर्टर की पर्सपेक्टिव से ही सोचना है। क्या ये बात समझ आती है? एवरीवन गेट्स इट? इसको कॉपी करो, एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। ऑल राइट, एक और एग्जांपल है वो हमारे पास, दिस इज एग्जांपल नंबर 3। आइए देखते हैं इसको। XYZ Limited is considering to obtain a loan of USD 1 लाख for 6 months। अच्छा, अब इसके अंदर फर्क क्या है? टाइम पीरियड क्या है? ये 6 महीने सर, एट द रेट ऑफ 4% इंटरेस्ट रेट। एक बात याद रखो हमेशा के लिए, सिर्फ फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के लिए नहीं, इंटरेस्ट रेट हमेशा एनुअल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? एनुअल लिखा जाता है। कभी भी 4 महीने का, 6 महीने का इंटरेस्ट रेट नहीं होता। इंटरेस्ट रेट हमेशा क्या होता है? एनुअल। अगर पीरियड 6 महीने का है तो फिर हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 6/12 कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाय 6/12 कर देते हैं। आज आप स्टेट बैंक की वेबसाइट पे जाओ, काइबोर के रेट्स डाउनलोड करो, एसबीपी काइबोर रेट्स लिखो, काइबोर के रेट डाउनलोड करो, एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट आएगा आपके पास, उसमें लिखा होगा 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 12 मंथ्स, इस तरह से लिखा होगा। रेट सब एक जैसे ही होंगे, थोड़े थोड़े पॉइंटर्स का जो है वो फर्क होगा, थोड़े थोड़े पॉइंट्स का फर्क होगा। अब अगर आप देखें तो बज़ाहिर 3 महीने का जो रेट है वो आपको वहां पे वही नजर आ रहा है, 12 महीने का रेट नजर आ रहा है। तो भाई 3 महीने के रेट का मतलब वो ये नहीं है कि 3 महीने का सूद 22% है। 22% जो ये रेट है, इसका 3 महीने जितना हिस्सा, ये 3 महीने का सूद। जितना आपका टाइम पीरियड बढ़ता चला जाता है, इंटरेस्ट रेट्स में इसी तरीके से वेरिएशन आ जाती है। जितना छोटा टाइम पीरियड होता है, लोन का रेट उतना ज्यादा चार्ज किया जाता है। जितना कम टाइम, बड़ा टाइम पीरियड होता है, लॉन्ग टर्म पीरियड होता है, उतना आपका रेट जो है वो काइबोर के करीब होता है, स्टेबल होता है। यानी आपके लिए थोड़ा कम रेट चार्ज किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें बैंक आपसे लॉन्ग टर्म कमाता है। ये बार बार सवाल आएगा, लोग व्हाट्सएप भी करते हैं, एग्जाम से 1-2 हफ्ते पहले पूछ रहे होते हैं। ये याद रखो, इंटरेस्ट रेट का मतलब ऑलवेज व्हाट?
इट इज गोइंग टू बी ऑलवेज एनुअल, हमेशा ही एनुअल रेट होगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको 3 महीने का रेट दे दिया जाए कि जी 3 महीने का सूद है। सवाल हाँ भाई, फॉर्मूले की वजह से नहीं, इंटरेस्ट रेट की प्रेजेंटेशन हमेशा एनुअल होती है, इसलिए आपके फॉर्मूले में आई हमेशा एनुअल होता है। आपका फॉर्मूला बाद में आया है, इंटरेस्ट रेट का कॉन्सेप्ट दुनिया में पहले आया है। सूद का रेट हमेशा सालाना होता है। समझ में आ रही है बात? हाँ हाँ, कोई मसला नहीं है। रेट की जो डेफिनेशन है वो हमेशा किसमें होगी? एनुअल होगा, हमेशा एनुअल होगा। हाँ, मल्टीप्लाई मंथ्स कर लेंगे हम, जितने मंथ्स का हमारा टाइम पीरियड बन रहा है उतने मंथ्स कर लेंगे। हाँ हाँ, अब देखिए सवाल, हैंड आउट तो है ना सामने, सवाल रीड करो। XYZ Limited is considering to obtain a loan of USD 1 लाख for 6 months at the rate 4% इंटरेस्ट रेट। हम इसमें 4% इंटरेस्ट रेट लगाएंगे, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 6/12 कर देंगे। करंट स्पॉट रेट इज 290 पर USD, इन 6 months फॉरवर्ड रेट इज 308 पर USD। इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में 12% है, यूएसए में 4% है। फाइंड आउट आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी इफ एनी एंड कंप्यूट द एक्सचेंज रेट दैट शुड हैव प्रिवेल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। शुरू हो जाओ, 6 महीने के हिसाब से करना है इसको सॉल्व, 2 मिनट दे रहा हूँ। चले जी, अब मैं साथ साथ आप लोगों के सॉल्व कर रहा हूँ। सर अगर मैं बोरो करने जाऊं तो यहाँ पे मेरी बोरोइंग कितनी है? 1 लाख USD, ठीक है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करवाने जाता हूं इनटू PKR, वो बनता है सर 290 के हिसाब से 1 लाख इज 29 मिलियन, 29 मिलियन। अब मैं इसको इन्वेस्ट कर देता हूं पाकिस्तान में एट द रेट ऑफ 12%, तो 29 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 1 + 12%, व्हाट्स द नंबर? हाँ सॉरी 6 महीने का ना, भाषण देने के बाद मैं ही भूल गया। 6/12 कितना हो गया? 30.74 मिलियन, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे? रिकन्वर्ट करेंगे इनटू व्हाट? इनटू USD। कितना बनता है सर? 30.74 मिलियन डिवाइडेड बाय 308, 805 USD, ऐसा ही है। रीपे USD लोन, वो हमें रीपे करना है, कितना है वो? सर 100,000 मल्टीप्लाई बाय 1 + 4% इंटू 6/12, बिल्कुल ऐसा ही है। कितना हो गया? 1,02,000, ठीक है। आर्बिट्राज गेन है? नहीं सर, आर्बिट्राज इज एट अ लॉस 2,195 USD, ठीक है। तो आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट नहीं करती सर। 6 महीने, बिल्कुल 6 महीने जी। सवाल 0.5 इज टेक्निकली 6/12 ना। देखो मैं करके दिखाता हूँ। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 + 4% मल्टीप्लाई बाय 6/12, इधर पावर थी कितनी? 0.5 थी। जो जिस चीज को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो उसके इनवर्स को वहां मल्टीप्लाई करते हो, ये भी याद होगा। मल्टीप्लाई बाय 12/6। अब 0.5 इंटू 2 करो, कितना हुआ? टेस्ट लिया है ना इसने मेरा, क्यूटी का टेस्ट लिया है ना, कंफर्म टेस्ट लिया है इसने मेरा क्यूटी का। बोला देखते हैं इसको पता है, सर को नहीं पता। ऐसा ही है। आ गया 1 आ गया, सॉरी मेरा मतलब 1 आ गया। पक्का टेस्ट ले रहे थे ना तुम क्यूटी का? भाई स्टैट्स का लेगा, मैं कल फेल हो जाऊंगा, मुझे पता है। मैथ्स में अल्लाह का शुक्र है थोड़ा बहुत दिमाग चल जाता है। बस स्टैट्स में ना मैं वहीं तक पहुंच पाया हूँ कि कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन का डिफरेंस क्या होता है, बस। उसके बाद जो स्टैट शुरू होता है वो आदमी बोलता है यार ये क्या सीन है। सर अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट नहीं करती। रिस्क फ्री फॉरवर्ड रेट निकल सकता है? सर रिस्क फ्री फॉरवर्ड रेट हम कैसे निकालेंगे? हमारा रेट है 290 मल्टीप्लाई बाय 1 + कितना %? 12% मल्टीप्लाई बाय 6/12, ठीक है, अपॉन 1 USD मल्टीप्लाई बाय 1 + कितना %?
4% मल्टीप्लाई बाय 6/12 कितना 301.37। हमें बैंक कितना रेट ऑफर कर रहा है 308, तो वी आर एट अ लॉस। सर अगर एमसीक्यू में ये सवाल आ जाता है कि आर्बिट्राज गेन कितना हुआ, इधर टिक करें, ऑप्शन 1 में गेन है, 2 में गेन है, 3 में ब्रेक इवन है, चौथे में लॉस लिखा हुआ है, तो आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? जो मैंने राइट साइड पे सारे स्टेप्स किए हुए वो करेंगे या ठक करके रिस्क फ्री फॉरवर्ड रेट निकाल के फॉरवर्ड रेट से कंपेयर करेंगे? सर सबसे पहले आपने यही करना है, आर्बिट्राज की प्रेजेंटेशन बाद में दिखाओ, पहले देखो आर्बिट्राज हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो आर्बिट्राज हो भी रहा है या नहीं हो रहा है कैसे पता चलेगा? वेरी क्विक, आप इसको इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी के फॉर्मूले में डालें, वहां से एक रेट निकलेगा, उस रेट को कंपेयर कर लोगे, जो रिकन्वर्ट करने वाला फॉरवर्ड रेट है उससे कम है या ज्यादा है। अगर उससे कम है तो आपका फायदा है, उससे ज्यादा है तो आपका नुकसान है। क्या? हाँ मैं रिपीट तो कर देता हूँ। किसी ने एयर एंड के बारे में कुछ पूछा यहाँ पे? एयर एंड नहीं, 6 महीने दिया हुआ तो 6 महीने के एंड के रेट से कंपेयर करोगे। देखो इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी ये अस्यूम करती है कि ग्रेजुअली आपका रेट बढ़ता है। ऐसा नहीं होता कि आप 30 दिसंबर को सोए, 31 दिसंबर सुबह उठे और एकदम से 12, 15, 30 रुपए का जंप आ जाएगा, नहीं। इट सेज कि ग्रेजुअली रेट डेप्रिशिएट होता है। हर महीने इंपोर्ट कंसाइनमेंट्स आती रहती हैं, एक्सपोर्ट्स होती रहती हैं, रेमिटेंसेस आती रहती हैं, और साथ साथ थोड़ा 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 करके आपका रेट जो है वो डिप्रिशिएट होता चला जाता है, आगे बढ़ता चला जाता है। सो इट डज नॉट हैपन के ओवरनाइट एक दिन के अंदर ये सारा मामला जो है वो हो गया। अब कंसिडरिंग दिस, अगर 6 महीने का केस आ रहा है आपके पास तो आप इंटरेस्ट रेट के साथ मल्टीप्लाई बाय 6/12 करेंगे, लेकिन फॉरवर्ड रेट भी आपको कब का दिया हुआ होगा? 6 महीने बाद का ही दिया हुआ होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बोरिंग हो रही है 6 महीने की और फॉरवर्ड रेट आपको दिया हुआ है 9 महीने के बाद का, या फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है 12 महीने के बाद का। तो आप करेंगे ये, एमसीक्यू में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप सबसे पहले इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके रिस्क फ्री फॉरवर्ड रेट निकाल लो। देखो रिस्क फ्री फॉरवर्ड रेट क्या है। अब उस रिस्क फ्री फॉरवर्ड रेट को यूज करते हुए ये देखो कि तुम्हारे सामने 6 महीने बाद, 9 महीने बाद, जो भी टाइम पीरियड है, साल बाद, व्हाटएवर द टाइम पीरियड इज, उस महीने, 8 महीने, 9 महीने के बाद आपका एक्चुअल में फॉरवर्ड का रेट कितना दिया हुआ है, फॉरवर्ड रेट कितना दिया हुआ है, और रिस्क फ्री फॉरवर्ड रेट कितना आ रहा है। इधर रिस्क फ्री फॉरवर्ड रेट कितना आ रहा है 301, और जो इधर फॉरवर्ड का रेट दिया हुआ है वो कितना है, वो है 308। सो दिस इज लेस देन द 6 months फॉरवर्ड रेट। हेंस यहां पे क्या हुआ, लॉस। तो बजाय इसके कि मैं एमसीक्यू में ये पूरी कैलकुलेशन पहले करूं, सबसे पहले मुझे क्या चेक करना चाहिए कि गेन आ भी रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो सबसे पहले किधर टिक लगा दूं, लॉस पे। देयर इज नो अपॉर्चुनिटी फॉर आर्बिट्राज ओवर हियर। यहाँ आर्बिट्राज की कोई अपॉर्चुनिटी जो है मौजूद नहीं। क्या ये बात समझ आती है? एवरीवन गेट्स इट। लेकिन सर आर्बिट्राज का रेट जब आपके पास कम होता है तो आपको फायदा होता है, फॉरवर्ड रेट कम होता है तो फॉरवर्ड रेट पे फायदा होता है। ये तब होता है जब एक्सचेंज रेट डायरेक्ट कोट हो। अगर इनडायरेक्ट कोट होगा तो ये बिल्कुल उसका उलट होगा। अब पाकिस्तानी करेंसी के साथ इनडायरेक्ट कोट आने के चांसेस बहुत रिमोट हैं, लेकिन एक अंदाजा मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर उसने यूएसडी और पाउंड को कंपेयर करके दे दिया, वो बोला जी निकालें आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी, तो मैकेनिज्म पूरा सेम है, काम हम पूरा सिमिलर तरीके से करेंगे, सारा कुछ सिमिलर तरीके से होगा, लेकिन इनडायरेक्ट कोट में आपका रूल क्या हो जाता है, थोड़ा सा फिर वहां पे चेंज हो जाता है। लेकिन इनडायरेक्ट कोट की टेंशन नहीं लो, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन में आपको ये चीज बता रहा हूँ, सही। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव में जो एक्सचेंज रेट आपके पास आ रहा है, रिस्क फ्री फॉरवर्ड रेट के फॉर्मूले से जो रिस्क फ्री रेट आ रहा है उसको कंपेयर करो किसके साथ, सवाल में दिए गए 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने के बाद मिलने वाले फॉरवर्ड रेट के साथ। अगर फॉरवर्ड रेट ज्यादा है तो आपको आर्बिट्राज का फायदा जो है वो नहीं होगा, अगर फॉरवर्ड रेट कम है तो आपको आर्बिट्राज का फायदा हो जाएगा। सवाल रियल लाइफ में कैसे काम करेगा? बिल्कुल अगली एग्जांपल में आ रहा है। रियल लाइफ में कैसे काम करेगा बिल्कुल अगली एग्जांपल में आ रहा है, एक एग्जांपल का वेट कर रहा हूं। नहीं, या तो तुम एक वक्त में फॉरवर्ड का, तुमने तो मनी मार्केट हेज पढ़ा हुआ है, या तो आप फॉरवर्ड का रेट पिक करोगे या मनी मार्केट हेज बनाओगे, तो या तो ये बोरिंग हो रही होगी या फॉरवर्ड रेट हो रहा होगा, तो दोनों तरफ फायदा नुकसान एक साथ नहीं हो सकता। ये बस अगली एग्जांपल में समझ आ जाएगा, थोड़ा सा रुको, वेट करो, मैं तुम्हारा सवाल रिपीट कर दूंगा वहां, सही है। अच्छा जी, लोग ऑनलाइन है वो कहते हैं सर ये जो रिस्क फ्री फॉरवर्ड रेट निकलता है ये भी 6 months का है, बिल्कुल ये भी 6 months का है। रिदा आयशा इमरान कहती है सर व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड द रिस्क फ्री फॉरवर्ड रेट बीइंग लेस हेंस लॉस। इसका लॉजिक ये है कि कभी आपको अगर चेक करना हो कि आर्बिट्राज का गेन अवेलेबल है या नहीं,
आप ये वाला रेट कंप्यूट करें और इस रेट को कंपेयर कर लें किसके साथ, इस फॉरवर्ड रेट के साथ, इसके साथ कंपेयर कर लें। ये टेक्निकली जो यहाँ पे आपको लॉस आया है ना, ये आर्बिट्राज जो लॉस आपको नजर आ रहा है 2195 यूएसडी का, इसके पीछे रीजन ये है कि आपका जो फॉरवर्ड रेट था ऑफर्ड बाय द बैंक वो था 308 और जो रिस्क फ्री फॉरवर्ड रेट यहां होना चाहिए था वो होना चाहिए था कितना, 301.37, वो होना चाहिए था यहाँ पे 301.37। ये चूंकि रिस्क फ्री फॉरवर्ड रेट वाज ऑन द हायर साइड, दैट वाज द रीजन व्हाई यू सफर्ड अ लॉस। आप इधर देखो, थोड़ा सा पहले जो एग्जांपल थी यहाँ पर, इधर में क्या हुआ था इस एग्जांपल 2 में, सर एग्जांपल 2 में वी डिड अ गेन और अ लॉस, सर गेन हुआ था। इधर फॉरवर्ड रेट कितना मिला है हमें, 303, रिस्क फ्री फॉरवर्ड रेट कितना है 312। फॉरवर्ड रेट इज लेस देन द रिस्क फ्री फॉरवर्ड रेट। हेंस हमें यहाँ पे क्या हो रहा था, फायदा। सर ये फॉरवर्ड रेट कौन ऑफर करता है, ये बैंक या ऑथराइज्ड डीलर जो है वो ऑफर करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास ऑफर्ड बाय बैंक है, तो मतलब डायरेक्ट कोर्ट में जो लोअर रेट होगा वो बेनिफिशियल होगा। हाँ बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अब आ जाए यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल 3 है। इस एग्जाम्पल 3 में 1 लाख यूएसडी के केस में यहाँ पे कंपेयर करो, इधर तुम्हारा रिस्क फ्री फॉरवर्ड रेट कम आ रहा था, ये फॉरवर्ड नुकसान में आ रहा था जो बैंक ने दिया, इसलिए तुम्हारा आर्बिट्राज यहाँ पे बन नहीं पाया। अच्छा ये बताओ कि 308 के फॉरवर्ड रेट पे मैं लॉक क्यों कराऊं, खुला छोड़ देता हूं इसको। यानी मैंने बोरिंग की, कन्वर्ट करवाया, कन्वर्ट करवा के पीकेआर में इन्वेस्ट किया, फॉरवर्ड लिया ही नहीं, साल के एंड पे जो रेट होगा उस पर कन्वर्ट कर लेंगे। सर उसमें आपके लॉस के चांसेस बढ़ जाएंगे, फिर वो आर्बिट्राज नहीं है, वो फिर प्रॉपर ट्रेडिंग है कि आपने करेंसी ली और एंड में बेच रहे हो, इंतजार कर रहे हैं कि रेट आपके फेवर में होता है नुकसान में होता है। आर्बिट्राज किसको कहते हैं, आर्बिट्राज सर उस अमल को कहते हैं जिसमें आपका कोई किसी किस्म का रिस्क ज्यादा ना हो, लीस्ट रिस्क या नो रिस्क के ऊपर आप कोई काम कर लें, उसको आर्बिट्राज कहा जाता है। समझ में आती है बात। जैसे आपके दोस्त ने आपको फोन किया, जी फला फोन चाहिए मुझे, हुआवे का या लेट्स से आईफोन है, कोई मुझे ये चाहिए। आपने बोला मेरे दोस्त की दुकान है तारिक रोड पे, मैं जो है वो तुम्हें दिलवा देता हूँ, गारंटी वारंटी होगी, अच्छा फोन होगा, ठीक है। आपने दोस्त ने बोला जबरदस्त, यार कितने का है। आपने अपने दोस्त को फोन लगाया जिसकी तारिक रोड पे फोन है, तो दुकान है। आपने उसको कॉल करके बोला यार मेरे एक क्लासमेट है, इसको ये फोन चाहिए, रेट बताना। उसने वहां से बोला 2,05,000, आपने आवाज लगाई 2,15,000, वो भी सुन रहा है ये 2,15,000 बता रहा है। फिर आपने दोस्त को बोला अरे कोई नहीं मैं तेरे लिए 2,10 करवा दूं, टेंशन ही नहीं है, सदर अदर जाएगा तो एक खुला हुआ फोन दे देंगे, डब्बा खुला हुआ होगा, ये होगा वो होगा, मेरे पास से ले लो। आपने 2,10,000 के फोन पे क्या किया, 5,000 की टॉप बोलते हैं इसको, टॉप, वो उर्दू में बोलते हैं टॉप, वैसे तो ये टॉप कहलाती है। आपने यहाँ पे 5,000 रुपये क्या रख ली, टॉप रख ली। दिस इज आर्बिट्राज। कोई रिस्क उठाया, फोन खराब होगा वो किससे लड़ने जाएगा, आपके दोस्त से। आपका दोस्त मजबूर है क्योंकि आप उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, धंधा, बिजनेस। वो कभी भी नहीं बोलेगा इसने 5,000 रखे हैं। ये मोस्ट कॉमन काम है जो लोग ऑफिस में करते हैं। वो जो है वो ऑफिस बॉय है, प्रिंटर लेने जाएगा, 18,000 का प्रिंटर होगा, 19,000 का बताएगा। ऐसी थोड़ी हमारी कौम यहाँ तक पहुंची है। We have got a lot of talent to reach this kind of a point, जो हम ऐसे पॉइंट पे आगे पहुंच गए। ऐसे थोड़ी हुआ है। छोटे छोटे परचेजिंग के अंदर, छोटे छोटे मामला के अंदर हम ऐसे खांचे रखते हैं, खांचा बोलते हैं ना इसको प्यार से, वेरी क्यूट नेम, खांचा, खांचे रखते हैं हम छोटे छोटे। खांचे की वजह से मुल्क खांचे जैसा हो गया है आज। चलें जी, एक दिन आएगा चाइना हमें सऊदिया को बेच रहा होगा, बीच में अपनी टॉप रख लेगा। चले जी, एग्जाम्पल 3 हो गई। तो यहाँ तक आते आते भाई जो छोटी छोटी इलस्ट्रेशंस हैं, वो किसकी कंप्लीट हो गई, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी की कंप्लीट हो। लास्ट क्लास में यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी का, यहाँ पे हमने इलस्ट्रेशंस देख ली इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी की। अब आओ हम देखते हैं कि एक्चुअल मनी मार्केट हेज जो हमारा टॉपिक है वो बनता कैसे, उसको भी आए अगले सेगमेंट में देखते हैं।